यस। तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन करेंगे, सारी चीज़ों को, बातों को समझेंगे कि हम इस बैच में क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये किस तरीके से हमारी मदद करेगा। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होती है, लेकिन हम उसको, देखो क्या होता है, हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए, है ना। आप कितनी भी मेहनत करें, अगर वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो बिकॉज आइदर जीरो और हीरो वाला कंसेप्ट है यहाँ पर, तो है ना। आप इंटरव्यू में गए तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, आपने मेंस 4 बार लिखे, आपको कुछ नहीं मिल रहा, पर आपने जीवन में एक ही बार इंटरव्यू दिया है, पास हो गए तो आप जज बन गए। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ प्री एग्जाम्स की वैल्यू नहीं है। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका ज्ञान वर्धन होगा, वो सब अच्छी बात है, पर डायरेक्ट उसका रिजल्ट नहीं है, इनडायरेक्ट उसका बेनिफिट, आप अच्छे वकील बन जाओगे एक दिन, इट इज पॉसिबल, वो मना नहीं है, लेकिन रिजल्ट में कन्वर्ट हम कर पा रहे और क्यों नहीं कर पा रहे, इस बात को हमें समझना होगा। क्या होता है, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो एकमात्र सफलता का रास्ता, सफलता के बहुत सारे रास्ते पर कंसिस्टेंसी, जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी के बिना, क्योंकि लॉ है और लॉ क्या होता है, स्लिप होने लगता है। जैसे आपने लिमिटेशन पढ़ा होगा, लिमिटेशन आपको पता होगा, मैं बोलूंगा अभी एक्नॉलेजमेंट के बारे में आप बता दोगे, पर मैं बोलूंगा कि एक्नॉलेजमेंट टॉपिक के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर आप 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में और 8 नंबर में आंसर लिख के बताओ। आप मुझे 25 बार समझा दोगे, 50 बार समझा दोगे, आप पूरे विश्व को समझा दोगे किसी मंच पे खड़े होके, पर आप उसके ऊपर 2 पन्ने नहीं लिख पाओगे। और मैं बता दूं, प्री और मेंस में जो परीक्षा है वो प्री केवल परीक्षा है, देखो प्री शुद्ध देसी भाषा में कचरे को हटाने वाली परीक्षा है ना, विद रेस्पेक्ट जिनका नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब ये कि प्री जो एग्जाम होती है वो क्यों होती है, वो होती है कि हम क्रीम बच्चों को छांट ले और उन बच्चों को हटा दे जो मेंस के लायक नहीं है। इसका मतलब जो रियल एग्जाम है ना वो मेंस एग्जाम है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशरी का किसी भी एग्जामिनेशन का जो जो एग्जाम मॉड्यूल देखोगे, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि मेंस परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा, प्री के बारे में जिक्र नहीं होता है। प्री तो इसलिए लेना पड़ती है क्योंकि बच्चे बहुत सारे हो गए, अगर मान लो 500 आवेदन आए तो प्री नहीं होगी, फिर सीधा मेंस होगी। तो प्री का जो ऑब्जेक्ट है उसका सफलता असफलता से लेना देना नहीं है, उसका मतलब है वेदर यू आर इंटाइटल्ड टू गिव मेंस और नॉट, आप इस लायक भी है कि नहीं कि आप मेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो असली परीक्षा क्या है, मेंस है। मेंस में क्या होता है, लिखना, और चूंकि लॉ कॉलेजेस की है ना एक्सेप्शन अगर मैं छोड़ दूं तो लगभग हिंदुस्तान के लॉ कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है आप जानते हो, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस होती है आप जानते हो, कितने पेपर ईमानदारी से दिए जाते हैं आप जानते हो। कोई अच्छा बच्चा होगा वो गांव के सरकारी कॉलेज में भी अच्छा पढ़ लेगा, और कोई इंटेलिजेंट होगा तो वो किसी बड़े कॉलेज में भी है तो भी वो राइटिंग और सारी चीज़ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे आते हैं इंस्टीट्यूट के ऊपर, ऐसा लगता है कि 12वीं के बाद सीधे यहीं आ गया है, बीच के 5 साल गायब हो गए, क्योंकि सर प्लीज सर ना एकदम बेसिक से पढ़ाना सर, एकदम है मतलब सर आप तो ये समझना कि हमको कुछ आता ही नहीं है ना। तो वो मैं ऑलरेडी समझ चुका होता हूँ, उसमें उसको बताने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट बात करके मैं बता सकता हूँ गहराई, है ना। और अभी भी जैसे मान लो अगर मेंस में 2000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं तो उन 2000 में से 500 बच्चे हैं जो रियल कंपटीशन में, 1500 बच्चे तो लिख रहे हैं बस, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू राइट, दे डोंट नो व्हाट टू राइट, और उनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो रियल कंपटीशन उन 500 बच्चों में ही है। और ऐसे चूंकि आप सब जुडिशरी में हो, आप सबकी तैयारी प्री की अच्छी हो चुकी है, आप सब तैयार हो, तो इस बात को भी आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे 3 साल से दे रहे, 4 बार से दे रहे हैं ना, एकदम थोड़े दिन बाद तो नाम चलता है। वो हमारे पड़ोस में भैया है, वो 4 बार से दे रहे, वो उनने बोला ऐसा करना है ना। हमारे वो दीदी है 6 बार इंटरव्यू है वो, है ना। तो थोड़े दिन बाद आप इस फील्ड के आका होना शुरू हो जाते हो, है ना, भगवान होना शुरू हो जाते हो कि उनसे पूछ लिया हमने, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 5 साल और 6 साल इस एग्जाम की तैयारी नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ इस एग्जाम की नहीं होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए। जब तक नहीं बनना है तब तक हमें एग्जाम देना है, कई बार लक फैक्टर भी काम करता है, वो सारी बातें, पर 12 सब्जेक्ट पे कब तक आप फोकस करोगे। क्या होता है, अगर आप सफल हो गए तो दुनिया आपको सलाम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हर साल वैकेंसी कितनी है, 200 मैक्सिमम, 250, आवेदन कितने, 50,000। इसका मतलब इस बार जितने बच्चों ने आवेदन भरा है ना, अगले 50-100 साल तक भी उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है।
है ना। अगर बाकी सब बच्चों को अपन अलाउ नहीं भी करें, भविष्य वालों को, और वर्तमान के बच्चों को आप जज बनाना शुरू करो तो संभव नहीं है। इसका मतलब है कि सफलता और असफलता इस लड़ाई का हिस्सा है। आपको दोनों पक्षों के बारे में सोचना चाहिए। क्या होता है जब एग्जाम लक फैक्टर पे काम करना शुरू कर देना, लक फैक्टर मतलब चाहे वो 1% का ही क्यों ना हो, पर वो फैक्टर काम करता है। हो सकता है जो व्यक्ति सफल हो जाता है बोलता है कि कोई लक नहीं, हार्डवर्क करिए, 8 घंटे पढ़िए, सब कहने की बात है। 1% तो वो काम कर रहा होता है। अगर भगवान ने कुछ बड़ा लिखा होगा आपके जीवन में तो शायद आपको जज न बनाए, आपको लॉ मिनिस्टर बना दे, क्या भरोसा। कहने का मतलब ये है कि आपको जीवन में जो चीज बढ़ानी है वो अपनी स्किल्स है, वो अपनी प्रतिभा है, और उसकी कीमत आपको बार बार मिलेगी। जैसे मध्य प्रदेश जुडिशरी के सिलेबस में 12 सब्जेक्ट है। अब अगर इन 12 सब्जेक्ट को कोई बच्चा 6 साल पढ़ रहा है तो उसने कोई ग्रोथ नहीं करी है। वो 12 सब्जेक्ट 1 साल में पढ़े जा सकते हैं, वो 5 साल उसका वेस्ट है। कोई उससे पूछेगा आपने इन 6 साल में क्या सीखा, आपको क्या आता है, सर BLLB सिविल जज के 12 सब्जेक्ट, मतलब BLLB के भी सारा सब्जेक्ट नहीं पता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पता, हिंदू लॉ नहीं पता, मुस्लिम लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी नहीं पता, बैंकिंग क्या पता है, केवल 12 लॉ। मान लो जज नहीं बने तो क्या इन 12 लॉ के दम पे कोई कंपनी नौकरी देगी? कोई भी नहीं देगा, 10,000 रुपये नहीं देगा। किसी चीज पे आपको नौकरी मिलेगी, वो है आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, आपका लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप लॉ को किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से जानते हैं। लॉ का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लॉ को पढ़ने का ज्ञान महत्वपूर्ण है। जब 12 सब्जेक्ट किसी कोचिंग पे जाकर किसी वीडियो को देख के आप बार बार सुनोगे तो समझ आ ही जाएंगे ना। सवाल ये कि 13वां क्या आप खुद से समझ पा रहे हो, वो परीक्षा है असली। तो एक बात ध्यान देना और तय कर लेना कि इस एग्जाम की तैयारी बहुत लंबे समय नहीं करना है। इस एग्जाम की तैयारी 6 महीने साल भर का टारगेट ले लो और खत्म कर दो उसकी तैयारी। उसके बाद केवल रोज 3 घंटे का रिवीजन, बाकी अपना काम करेंगे, जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ तो करेंगे, ग्रोथ करेंगे, अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, कुछ और सीखेंगे ना। ले दे के 12 सब्जेक्ट 12 सालों तक पढ़ेंगे तो कोई ग्रोथ थोड़ी है, और कोर्स लिमिटेड है। तो सबसे पहले अपनी डायरी में इसको स्पष्ट कर लीजिए कि मुझे कितने समय तक पढ़ना है। जैसे 6 महीने का जो कोर्स है प्री मेंस इंटरव्यू, तय कर लीजिए कि ये 6 महीने आखिरी पढ़ रहा हूं बस, इसके बाद केवल रिवीजन करूंगा और कुछ काम करूंगा, चाहे वो काम 2 घंटे का ही क्यों ना हो, चाहे किसी ऑफिस में शाम को 3 घंटे की ड्राफ्टिंग ही क्यों ना हो। अगर आप घर बैठकर केवल सिविल जज पढ़ रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि हकीकत बता दूं, जब एग्जाम आती है ना तभी पढ़ाई होती है, जब एग्जाम नहीं होती है ना तब उतनी ही पढ़ाई होती है जितना आप काम करने के साथ भी कर सकते हो। अरे काम करने जाओगे 10 बजे, शाम को आओगे 6 बजे, 10 के पहले 2 से 3 घंटा पढ़ाई हो सकती है शाम को आने के बाद। और अगर आपने एक बार अच्छे से किसी लॉ को पढ़ लिया है तो 3-4 घंटे का रिवीजन डेली मोर देन सफिशिएंट है। रिवीजन ही तो करना है, समझ चुके लिख चुके, बस प्रैक्टिस करना है आपको। तो पहली बात तो ये तय कर लीजिए कि आपको कब तक पढ़ना है, जीवन भर पढ़ना है या 6 महीने पढ़ना है, साल भर पढ़ना है, कितना पढ़ना है तय कर लीजिए और उसके बाद आप शुरू करिए। क्योंकि ऐसा शुरू करना कि जब तक नहीं हो जाएगा हम तो पढ़ते ही रहेंगे, तो पढ़ते रह जाओगे। बहुत सारे दोस्त लगातार पढ़ रहे हैं। अच्छा, फर्क क्या है बताता हूं मैं। काबिल और नाकाबिल में फर्क क्या है, सफल और असफल व्यक्ति में फर्क क्या है, कोई बड़ा फर्क नहीं है। जैसे आपने आज ज्वाइन करा ये कोर्स, शुरू के 1 सप्ताह आप सब पूरी मेहनत करेंगे, है ना, 4-4 6-6 घंटे पढ़ेंगे। हो सकता है कोई 8 घंटे पढ़े कि सर ने दिया है, पढ़ना है, बार बार लिखना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। 8 घंटे आप भी पढ़ सकते हो मेरे मोटिवेशन के बाद, पर मेरे बिना मोटिवेशन के अगर आप 1 साल लगातार 8 घंटे पढ़ सकते हो तो आप सफल बन जाओगे। तो सफल और असफल व्यक्ति में फर्क क्या पता है कि सफल व्यक्ति उसी काम को 365 दिन कर सकता है और असफल व्यक्ति उसी काम को केवल 8 दिन कर सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने काम में तो आप सफल हो जाओगे। इस कोर्स का जो पूरा फोकस है वो आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर है। मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होती है जो मेंस लिखते हैं, मेंस लिखेंगे, मेंस लिखते लिखते उनके हाथ कांपने लगते हैं, वो अपने आप को लूजर कहना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि यार ये एग्जाम तो हाथ से गई, अब अगली बार अपन अच्छे से करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अगली बार भी गाड़ी वहीं आती है। राइटिंग प्रैक्टिस का नहीं होना अपने आप में असफलता का बहुत बड़ा कारण है मेंस में। क्योंकि 2 दिन लगातार रोज 6 घंटे रोज लिखना, 12 घंटे 2 दिन में इतना आसान टास्क नहीं जितना लगता है। क्योंकि आपको क्वालिटी भी देना है, आपको प्रेजेंटेशन भी देना है, आपको कंटेंट भी देना है, और आपका पूरा ध्यान किस पे, हाथ दुख रहे, हाथ दुख रहे, हाथ दुख।
आपका ध्यान तो कहीं और है ना। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने में आपका ध्यान कभी गाड़ी पे नहीं होता, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपका गाड़ी चला रहा होता है। आप बहुत इजीली दूसरा काम कर सकते हो। दूसरा काम कैसे? आप गाने सुन रहे हो, बात कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, आप सब कर सकते हो। यही तो कह रहा हूं मैं, जब आप मेंस लिखो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी राइटिंग करना चाहिए। आपका जो है ना प्रेजेंट माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो क्या करना चाहिए? वो प्रेजेंटेशन स्किल्स में कैसे इंप्रूवमेंट करूं, इसको किस तरीके से लिखूं, आपका वो दिमाग इस पे फोकस करना चाहिए। पर आपके दिमाग की पूरी एनर्जी कहां वेस्ट हो रही है? राइटिंग खराब हो रही है, ये खराब हो रहा है, कैसे लिखूं, कंप्लीट करना है। देखो जब बार बार होती है ना प्रैक्टिस किसी चीज की, तो ये डर समाप्त हो जाता है। मतलब वो डरोगे ना कि इतना भी मत डराओ कि डर ही समाप्त हो जाए, है ना। तो आप मुझसे कहना कि सर इतना भी मत लिखाओ कि लिखने का डर ही समाप्त हो जाए। इस क्लास का काम ही प्रैक्टिस है। ये जो 6 महीने का कोर्स है, ये आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आपकी एक एक बात सॉल्व की जाएगी। प्री मेंस इंटरव्यू सबकी बात की जाएगी, जीके की बात करेंगे, कंप्यूटर की करेंगे, इंग्लिश की करेंगे, करंट अफेयर की करेंगे, एक बात होगी। पर आपको सबसे पहले एक काम करना है, वो ये कि तय करना है कि मैं ये आखिरी बार 6 महीने पूरा दिन पूरी ताकत और पूरी मेहनत से पढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैं अपना काम करते हुए पढ़ूंगा। इसके बाद पढ़ाई के नाम पे केवल रिवीजन होगा। डेडलाइन क्रिएट करिए, अपने गोल्स को क्रिएट करिए। आप रेलवे स्टेशन पे जाके बोल रहे हो कि कहीं का भी टिकट दे दो, नहीं देगा वो। ना आपको 10 किलोमीटर दूर का देगा, ना आपको जम्मू कश्मीर का देगा वो। आपके पास क्योंकि गोल ही नहीं है। आपको बताना पड़ेगा ना कि जाना कहाँ है, कहाँ तक जाना है। तो आपको भी अपने माइंड को बताना है कि देख भाई तो 6 महीने ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और इन 6 महीने ऐसा पढ़ना है कि निकल जाए एग्जाम। क्योंकि जो 6 महीने जो शुरू हो रहे, मान के चलिए कि दिसंबर जनवरी तक कोर्स खत्म होगा, उसके बाद फरवरी में आपके सामने क्या होगी? एग्जाम होगी। तो एक बहुत प्रॉपर टाइम पे कोर्स शुरू हो रहा है। इसको ज्वाइन करने के बाद अब इस कोर्स में क्या है ना, पहले तो मैंने आपका माइंड सेट कर दिया कि किस तरीके से आपको करना है। क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत लगा के आपकी प्री निकलवा सकता हूं। मैं आपको इतनी बार किसी कॉन्सेप्ट को बता सकता हूं कि आपको रट जाएगा, आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में गलती नहीं होगी। पर मेंस में मैं चाह कर भी नहीं कर सकता अगर आपके हाथ रुक जाए, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अपने हाथ को हथौड़ा बनाना पड़ता है। देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, दे मे बी गॉड गिफ्टेड, या बचपन में मेहनत करी होगी, हो सकता है हम नहीं हो। लेट्स प्रैक्टिस। कुछ बच्चों का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, अपना नहीं है। लेट्स प्रैक्टिस। अपनी कमियों को ढूंढो और निकालो। तो इस बेस में क्या होगा? ये बेच अगले 6-7 महीने चलेगा, है ना। सारे पेपर, सारी चीजें करवाई जाएगी। जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर बहुत बोरिंग चीज होती है। क्योंकि क्या होता है, जब आपके कोर्स में 150 नंबर में से 20 नंबर का जीके हो और 110 नंबर का लॉ हो, तो हमारा लॉ कभी खत्म ही नहीं होता है। हम जीके पे, इंग्लिश तो भगवान जाने कितने बच्चे पढ़ते होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारा करते हैं क्योंकि रिपीट हो जाते हैं, पर नहीं भी होते। तो सवाल है कि क्या इंग्लिश पे ध्यान देना है? बिल्कुल देना है। जब कट ऑफ ऐसा हाई जा रहा है 125 पे, तो इसका मतलब है कि लॉ पे कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन जीके पे है, कंपटीशन कंप्यूटर पे है, कंपटीशन इंग्लिश पे है। और क्या हम नहीं कर सकते? अरे जो व्यक्ति लॉ कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता है? आपने सुना होगा ना लोगों के मुंह से कि लॉ कितना टफ है और तुमने लॉ कर लिया, कितनी बड़ी बात है। तो समझो, तुमने लॉ समझा, इंग्लिश तुम्हारे लिए बहुत भाषा है इंग्लिश। तो जीके फैक्ट है, एक कंप्यूटर फैक्ट है। जब आप लॉजिक समझ सकते हो तो क्या फैक्ट को नहीं समझ सकते? उसको याद नहीं कर सकते? कर सकते। हम भाव नहीं देते। आर्टिकल राइटिंग 40 नंबर का है, हम भाव नहीं देते। हाँ देख लेंगे अपना। अरे हम तो, आप तो टॉपिक बोलो हम तो लिख देंगे, हम तो शुरू से ही बहुत बड़े प्रवक्ता रहे भैया, है। अगर आप ऐसे एटीट्यूड से काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको आर्टिकल राइटिंग की भी प्रैक्टिस करना है। आपको वीक में एक आर्टिकल लिखना ही है। और आर्टिकल लिखना, देखो क्या होता है, अगर आप मन से आर्टिकल 365 दिन भी लिखो, कुछ नहीं हो रहा। टॉपिक दिया जाएगा, तैयार किया जाएगा, और उसके बाद आप लिखोगे तो क्या होगा? इंप्रूवमेंट। तो आपको काम करना है इंप्रूवमेंट के ऊपर। जैसे मैं बोलूं कि कल मेंस का टेस्ट है, आप लोग आगे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया आपने, तो ऐसा टेस्ट किसी काम का नहीं है। मैं आपको बोलूं कि आपको इतना पढ़ना है, आप तैयारी करो, आप प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप आओ, और उसके बाद अपन करें तो उसका मजा अलग है, वो चीज अलग है, उसका स्वाद अलग है, उसका रिजल्ट अलग है। तो इस चीज पर, इस पूरी बेस में फोकस होगा। हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। पहला सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। टॉपिक पे डिस्कशन होगा, है ना। प्री के लिए क्या ध्यान देना है, मेंस के लिए क्या ध्यान देना है, सारा बताया जाएगा, क्वेश्चंस बताए जाएंगे। आपको
टारगेट दिया जाएगा कि कल आपका, जैसे एक दिन क्लास होगी और एक दिन टेस्ट होगा, तो कल आपका इतना टेस्ट है, और अगर मैं भूल भी जाऊं कि आपका टेस्ट है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, पर मान लो मैं बोलूँ कि एक काम करो कल बाद में दे देना, नहीं, ना मुझे ऐसा करने देना ना स्वयं ऐसा करना। 2 क्वेश्चन ही सही, कम ही सही, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा शुरू में। मतलब मैं नहीं चाहता कि खराब काम करे, थोड़ा करे पर अच्छा करे। जैसे अभी आप क्या करोगे, अभी आपका कल लिखना केवल आधा घंटा, ज़्यादा मत लिखना। केवल सेक्शन 3 टीपीए का पूछूंगा, केवल डेफिनेशन ही पूछूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं पूछूंगा। सेक्शन भी बता दिया। अब आप क्या करोगे, तैयारी। अब आप क्या करोगे, पढ़ोगे। अब आप क्या करोगे, समझोगे। देखो अपने अंदर इंप्रूवमेंट ऐसे होता है कि टारगेट लो, प्रैक्टिस करो और उसको एग्जाम दो। तो हर दूसरे दिन आपको लिखना है, इस बात को मान लीजिए, है ना। मतलब हो सकता है आपके दिमाग में बहुत आलस्य हो लिखने के प्रति, अपनी राइटिंग को देख के है ना खुद को उल्टे आ जाते हो कि ये क्या लिखा मैंने। सारी बातें स्वीकार कर लीजिए, अपने आप को स्वीकार कर लीजिए, अपने सच को स्वीकार कर लीजिए, और अगले 6 महीने सोचिए कि अगर ये मौका मिला, ये क्लास मिली है, तो चलो इंप्रूवमेंट करते हैं। देखो हंस के भी लिखना है, रो के भी लिखना है, और शुरू में कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होगा कि आपको आधे घंटे में लिखना है। 1 घंटे में लिख, पर अच्छे से लिख, अच्छा लिख। 6 महीने जाते जाते हम करेंगे ये सारी प्रैक्टिस। शुरू में फोकस करना है कि हम सही लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। टाइम बाउंडेशन, धीरे धीरे हम सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे। मैं आपको जीके का पोर्शन दूंगा, मैं आपको करंट अफेयर्स का बताऊंगा कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। डेली करंट अफेयर पढ़ना है, बात ही खत्म है। और जनवरी से शुरू करेंगे, जैसे अभी जुलाई चल रहा है ना, तो अभी तो ये महीने से तो बहुत रेगुलर होगा अपना। तो ये मान के चलिए कि जुलाई के बाद जितना भी करंट अफेयर अपना नहीं छूटेगा, इसके बाद भी जो जनवरी से जून अपना छूटा है साल का, उसको भी अपने को कवर करना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपने को वीकली इन चीज़ों पे काम करना है और अपने को उसको कवर करना है। तो करंट अफेयर, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर भी बताऊंगा, उसके भी आपके फ्रिक्वेंटली और रेगुलर टेस्ट होंगे। मतलब देखो कुछ बच्चों का था सजेशन कि सर केवल मेंस करवा दीजिए, प्री तो हम कर लेते हैं। एग्रीड, कर लेते हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, कई बार किस्मत खराब होती है और 1 नंबर से हम छूट जाता है। मैंने इस बार का प्री का रिजल्ट देखा है, वो बच्चे जो मेंस के लिए पूरे तैयार थे ना, वो प्री नहीं निकाल पाए। अब उनका मेंस किसी काम का नहीं है। तो मैं भी ऐसी कोई बैच लॉन्च करना चाहता ही नहीं हूं कि मैं जिस पे मेहनत करूं, अगर मैं केवल मेंस से मेहनत करूं और आप गलती से भी प्री चुक जाओ, तो 6 महीने की मेरी मेहनत बर्बाद, आपकी मेहनत बर्बाद, अपना समय बर्बाद। तो प्रैक्टिस अंटिल द थिंग्स बिकम ऑटोमेटिक, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। हर दूसरे दिन आपका प्री का एग्जाम होगा ही होगा। मेरे पास क्वेश्चंस टाइप डे अवेलेबल है, 10,000 क्वेश्चन है। इतना कंटेंट है, आप थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। और एक टेस्ट को तब तक देना है जब तक 30 में से 30 नहीं आ जाए। मतलब 30 नंबर का टेस्ट होगा, 30, 50 जो भी नंबर का होगा, तो जितने भी नंबर का है फुल नंबर आना चाहिए, जब तक उसको देना है। अगर इस डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ेंगे, मतलब आप बोलो कि 29 आए सर, अपनी अब कल करूंगा, घर करूंगा, नहीं सर वापस दूंगा, 30 में से 30 लेके ही घर दूंगा, मैं घर ही नहीं जा रहा आज, जब तक 30 में से 30 नहीं आ रहे। जो नहीं हुए पढ़ो, समझो, वापस एग्जाम दो, क्योंकि वो क्वेश्चन बाद में रिपीट होंगे। तो किसी को भी छोड़ के नहीं आगे बढ़ना है कि इसको छोड़ देते फिर आगे बढ़ते। फिर जो स्पेसिफिक पार्ट है मेंस का मैं बताऊंगा कि उसके ऊपर फोकस करना है, उसको पढ़ना है। तो आपका जीके हो, हिस्ट्री हो, है ना। अपन 1-2 महीने बाद जजमेंट राइटिंग पे भी काम करेंगे, सिविल, क्रिमिनल, चार्ज इश्यूज, है ना। क्योंकि क्या होता है, क्रैश कोर्स में इतनी तल्लीनता से, इतनी शालीनता से, इतने आराम से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि क्रैश कोर्स नाम ही है। सामने एग्जाम की डेट खड़ी होती है ना। अभी कोई लोड नहीं है, तो अभी अपना जो पहला टारगेट है वो है क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं है। मुझे कोई 6 महीने का कोर्स बोला है, 8 महीने हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं 6 महीने का लेके इसका ये मतलब नहीं है कि 6 महीने में खत्म ही करना है किसी भी करके मेरे को। हाँ, ये कि नेक्स्ट एग्जाम के नोटिफिकेशन के आसपास में खत्म कर दूंगा, ताकि हमको प्रॉपर टाइम मिले इसको रिवाइज करने का और आगे करने का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि इस बैच में हमको क्या क्या करना है। ये समझ लेना कि मेहनत बहुत करना है, पर ये गारंटी है कि आपको घर पे 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो, मना नहीं है, पर मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 घंटे की केवल।
और इन 5 घंटे को पढ़ने का मतलब होता है मोबाइल को साइड में रख के पढ़ना। अगर मोबाइल लिया तो वो टाइम आपका कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। तो जब हर दूसरे दिन टेस्ट होगा, जब आर्टिकल भी होगा, जब ऐसे भी होगा, ट्रांसलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। 40 नंबर का है यार, सोचो अब 40 नंबर का आर्टिकल है, 40 नंबर का ट्रांसलेशन है, 20 नंबर का प्रिसाइज है, इनके ऊपर कितना फोकस करना चाहिए, पर नहीं करते, केवल पेपर 1 और 3 को लेके ही बैठे रहते हैं। जजमेंट राइटिंग फॉर्मेट सीख जाते तो अपने आप को मानते हैं कि हमको जजमेंट राइटिंग आ गई, फॉर्मेट आया भैया, है ना। मार्किंग और एप्रिसिएशन सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। मटेरियल की, कंटेंट की चीज़ों की कमी नहीं है ना। आजकल तो गूगल पे उपलब्ध है, कोई मेरे पास भी नहीं है ना। किसी टॉपिक पे अगर करना है तो मैं भी हो सकता है गूगल पे सर्च कर लूँ। तो जब हमारे पास चीज़ें हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं पर कमी है तो वो केवल हम स्वयं हैं, ठीक है। तो अपनी कॉपीज़ बना लेना सब्जेक्ट वाइज, रफ कॉपी बना लेना प्रैक्टिस के लिए, है ना। डेली बताना कि सर रफ कॉपी में ये चल रहा है, इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। इन 6 महीनों में अगर आपने केवल मेरी ही बात सुन ली, मेरी ही बात मान ली, मेरा ही होमवर्क कर लिया, तो इसके सिवा आपको दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अलग से आपको अपना प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ही प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया जाए तो डेफिनेटली जो प्रेजेंट में पढ़ेंगे उसका तो टेस्ट होगा ही, पर जो प्रीवियस हमारा हो चुका होगा उसका भी टेस्ट होगा, क्योंकि लॉ के इसमें आगे आगे पार्ट और पीछे सपाट ही होता है। मतलब आप लिमिटेशन 8 को अगर अभी पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ा दूं अभी 3 दिन बहुत शानदार तरीके से, तो आपको याद हो जाएगा और आप खुद उसकी प्रैक्टिस कर लोगे 10 दिन राइटिंग के, तो एकदम लिमिटेशन पे तो फिर आपकी कमांड हो जाएगी। पर 1 महीने तक अगर आप लिमिटेशन नहीं पढ़ोगे तो आपसे पूछूंगा सेक्शन 18 क्या है, आप बता समझा दोगे, 15 समझा दोगे, 12 समझा दोगे, 4 लिख नहीं पाओगे। और एक बात बता रहा हूं, अगर आपको लॉ समझ में आ रहा है ना तो अलग बात है, आप प्री के विद्यार्थी हो, इसका मतलब है कि आप, है ना, अच्छे बच्चे हो, आप मेंस देने के लायक हो, जज के लायक हो अभी नहीं हो, है ना। वो गया जमाना जब 2 महीने में मेंस हो जाती थी। कंपटीशन कितना तगड़ा है, सभी पढ़ना है, नंबर काट रहे कैंची लेके, है ना। जिन हाथों में कलम होना चाहिए उन हाथों में कैंची भी है ना। तो 400 में से 200 में नानी याद आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमको मेंस पे ईमानदारी से काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर लिखने का डर है तो भगाना चाहिए, नहीं भगाना चाहिए। देखो अगर आपका सपना, तो क्या होता है कि कई बार आपका सपना बहुत वीक होता है कि हाँ जज बन गए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, जमीन पिताजी की 50 बीघा, कुछ और कर लेंगे, वकालत कर लेंगे। ऐसे में नहीं हो पाएगा, ऐसे में वो आग नहीं आ पाएगी। आपके अंदर एक तो इस आग को डेवलप करो कि बनना है। अरे नौकरी मत करना, छोड़ देना, नहीं है ना बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार, छोड़ देना। अगर फॉर्म भरा है तो दुनिया आपसे सवाल करेगी। आप अपने बच्चों को नहीं बता पाओगे यार मेरे को तो नहीं करना था इसलिए मैंने, कोई नहीं मानेगा, नहीं मान रहे, क्यों करा आपकी बात पे विश्वास? तो अगर आए हो, फॉर्म भर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, और प्री में मतलब 4-5 नंबर से रुकता है व्यक्ति में, है ना, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। 150 में से 30, 35, 40 नंबर तो अंधा भी ले आएगा, ए टिक वही ले आएगा। BA LLB का बच्चा ले आएगा 80 नंबर तो, 100 नंबर तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो अपने को स्पेशल एफर्ट्स देना है, अपने को ऐसा पढ़ना है कि प्री मतलब इतनी प्रैक्टिस करो प्री की, इतना हिस्ट्री जो, अब क्या होता है बच्चे हिस्ट्री भी नहीं पढ़ते। और खैर देखो क्या होता है, समय के साथ चीज़ें बदलती है। और हम किससे पूछते हैं, वो हमारे फूफा जी जज बने थे 30 साल पहले, उन्होंने बोला कि IMP भाई फूफा जी का जमाना गया, उस जमाने में IMP चलते थे, होता था। एक इंदौर की बड़े इंस्टीट्यूट के सर लिख देते थे, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते, ये सब होता था। आज लिख के बता दे कोई कोचिंग वाला मेरे को, आई गारंटी संभव ही नहीं है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी जो क्वेश्चन IMP के लिस्ट में था ही नहीं, IMP तो ठीक है किसी भी लिस्ट में नहीं था, वो इंप्रूवमेंट MPLR से कहा जाता है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। तो पहली बात तो ये जो मतलब है ना, मदद लो सीनियर्स की, पर सुनो सबकी, करो मन की, अपने हिसाब से तय करना कि जो बात बोल रही है वो कितनी प्रासंगिक है आज की दुनिया में। प्रासंगिक भी तो हो, प्रैक्टिकल भी तो हो। सब पढ़ना है मान के चलना, सब समझना है मान के चलना।
मेरी क्लासेस के फाउंडेशन बेस में सब पढ़ाता हूं मैं, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट। आपको पता तो सब होना चाहिए। आईएम पढ़ा दो, आईएम नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं जीवन में जब सब नहीं पढ़ोगे तो आपको ज़रूरत है कॉन्फिडेंस लाने की, है ना। तो अपने को सब पढ़ना है, आईएमपी के चक्कर में रहना नहीं है। किस पे फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, ये अलग बात है। आईएमपी जैसी चीज़ नहीं होती है। किसको केवल समझना है, किसको याद करना है बता दूंगा, किस पे ज़्यादा फोकस करना है बता दूंगा। आईएमपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस क्लास में। एवरीथिंग, एवरी लॉ, एवरी कंसेप्ट, क्योंकि जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना वो 2-4 नंबर ही है। मेंस में आप जितने बच्चे, जैसे मान लो कट ऑफ अगर 230 है, सॉरी 200 अगर कट ऑफ है, तो 200 के ऊपर जितने बच्चे हैं 10 नंबर निकालो केवल 190 से 200, उससे ज़्यादा बच्चे इधर है। 200 के ऊपर 400 तक में कम बच्चे हैं, 190 से 200 में ज़्यादा बच्चे मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि बाउंड्री लाइन पर हम आते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी बाउंड्री इतनी होती है और केवल थोड़े से इफर्ट से हम अपने आप को सफल बना सकते हैं, और वो इफर्ट्स केवल कंसिस्टेंसी ही है। तो अपने दिमाग को तैयार कर लीजिए कि मुझे रोज़ पढ़ना है। मुझे एक देखो, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, क्यों सफल नहीं हो पाते? और बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, देखो एक होता है मैनेज्ड बिजनेस, प्लान करके बिजनेस होता है कि इस तरीके से वो होगा, इस तरीके से डाटा होगा, ये कलेक्ट होगा, एंट्री होगी, मैनेजमेंट होगा, ये होगा, वो सफल हो जाता है बिजनेस में। एक होता है तो बिजनेस कर रहा है, नौकर संभाल रहा है, अकाउंट कुछ है ही नहीं, हिसाब किताब सीए को कुछ भी बोल रहा है, वो ज़िंदगी में अपनी कंपनी नहीं बना सकता। अपनी कंपनी वही बनाता है जिसका हिसाब किताब बढ़िया हो, जिसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो। तो आपका स्टडी मैनेजमेंट होना चाहिए, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने समय में रिवीजन करना है। तो अपने मन को, है ना, आपका एक तो मन बड़ा खतरनाक है, मन सबका खतरनाक है, मेरा भी खतरनाक है। आपका मन क्या बोलेगा? जैसे मान लो अभी मैंने आपको दिया कि टीपीए पढ़ना है, तो घर जाके आपका मन क्या बोलेगा आपको कि देख भाई अभी तो थक गया है, अभी तो कोचिंग से आया ना, थक गया तो अभी फिर बेवकूफ़ से का शाम को पढ़ना, रात को शाम को भाई इतना अच्छा सुहाना मौसम है, काहे तो पढ़ रहा है, रात बाकी है ना, पूरी कोचिंग 12 बजे है ना, कल सुबह भी है ना, काहे लोड ले रहा है? आपकी रात भी कर दी। सुबह उठ के आप अलार्म भरोगे 6 बजे पढ़ना है, सुबह तो जल्दी पढ़ना है, सुबह 6 बजे, फिर अरे पगले 12 बजे कोचिंग है, 9 बजे भी उठा, अगर 1 घंटा भी तो पकड़ ले दूसरे काम का, तो भी तेरे पास सूखे 2 घंटे है। ऐसा करते करते आपकी 12, पर आपका मन आपको कभी नहीं बोलेगा कि हाँ तेरे से पढ़ाई नहीं हुई, ये नहीं बोलेगा। अगर ये बोलेगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो आपको हमेशा बेवकूफ़ बना के रखेगा और हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे। तो मन और इंद्रियों के लगाम पे जिसने लगाम पकड़ ली उन घोड़ों के ऊपर, है ना, वो जीवन में सफल होता है। तो जीवन में आपको जब भी आप देखो, जब भी आप जाओगे ना पढ़ाई करने की, हाँ आज से सर ने बताया तो आज से हम बिल्कुल ईमानदार से पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद मन बोलता है कि पढ़ के बता। मतलब आपके ठानने के बाद मन अलग ठानता है कि आप करके, यूं भले आप पढ़ रहे हो बिना ठान के आप पढ़ोगे ना, तो आपका मन आपको परेशान नहीं करेगा। अरे पंडित, पर मैं ठान लिया कि रोज 4 घंटे पढ़ना है, उसके बाद तो पढ़ के बता दूं, इतने डिस्टर्बेंस लाएगा जीवन में, क्या बताऊं, है ना। 2-3 सोशल अकाउंट नहीं होंगे तो बनवा देगा कि सर ने बोला सब कर, तो पढ़ाई नहीं करी उनने अकाउंट खोल लिया 3-4 और, कि सर ने बोला कि सब करना है, पढ़ाई भी करना है और ये भी करना है। आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। और एक आखिरी बात, मेक योर डायरी। 6 महीने की अपनी डायरी बनाए और तय करिए कि आपने कितनी पढ़ाई करी, हम हमारे टारगेट को कितना अचीव कर पाए, और वो डायरी हमेशा अपने साथ रखें ताकि मैं भी चेक कर सकूं। क्योंकि अगर आप कल से सफल होंगे, निश्चित रूप से मेरा मानना है आप होंगे, तो कोई मेरे से पूछेगा सर सफल कैसे हुए, तो मैं आपकी डायरी बता दूंगा। और मान लो भगवान ने करे कुछ उल्टा हुआ और पूछा कि सर वो क्यों नहीं हुए भैया वाले, तो मैं फिर डायरी बता दूंगा। क्योंकि इट्स यू, आप हो, हम तो केवल गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। ढेर सारे लोग जब मेहनत करते हैं तब जाके एक बच्चा जज बनता है ना। कोचिंग वालों तो केवल नाम ले जाते हैं फाइनल सिलेक्शन के वहाँ पे, बाकी जिस टीचर ने ABCD सिखाया था उसने नहीं सिखाया था क्या? जिन्हें सेंटेंस सिखाया, जिन्हें मैथ सिखाया, जिन्हें साइंस, उनका नाम नहीं आता, वो तो नहीं बोल पाते बेचारे। तो 1000 लोगों का रहम है, कि दया है, कि दृष्टि है, कि कृपा है, कि आशीर्वाद है, कि दुआएं है, तब जाके हम अपने आप को सफल बना पाते हैं, है ना। माँ बाप की भी रहती ना यार। और अगर नहीं आ रहा हो मोटिवेशन तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए पढ़ लेना, वो ही नहीं चाहते कि आप बनो। बाहर तो बोलेंगे और बेटा तैयारी कैसी चल रही है, कब एग्ज़ाम,
अंदर से उनका मन बोल रहा है कि गलती से बनना नहीं चाहिए, वरना समाज में इज्जत कम हो जाएगी। मेरा एक परिचित बच्चा है, वो बोलता है सर घर में रिश्तेदार जज है और वो चाहते नहीं कि मैं जज बनूं, हमेशा बोलते वकालत कर वकालत करो। बोले इसलिए कि घर में उनकी इज्जत बहुत है, परिवार में, समाज में, अगर मैं भी बन जाऊंगा तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, मेरे माता पिता का भी सम्मान होगा। बोले सर यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि ये चाहते नहीं कि मैं बनूं और इनकी आंखों के सामने मैं इनको बन के बताऊं। तो आपके जीवन में भी कोई तो मोटिवेशन होगा, आपके जीवन में भी कोई बोला होगा कि तू नहीं बन पाएगा, है ना, किसी ने डांटा होगा, तो कोई 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 तो याद कर लो, गली का कुत्ता याद कर लो यार, जिसको मोटिवेट कर दे। मतलब नहीं आ रहा हो मोटिवेशन, वैसे तो आना चाहिए यार, आप जो काम कर रहे हो आपको अच्छे से करना ही चाहिए। क्या का मोटिवेशन? मोटिवेशन इज फॉर लेबर्स, मजदूरों का काम है, क्योंकि इनको ईंट उठानी है, आपको मेंस लिखना है। क्या का मोटिवेशन? एक मोटिवेटेड व्यक्ति मेंस लिख ही नहीं सकता। मेंस लिखने के लिए बहुत शांत मन चाहिए, मोटिवेटेड माइंड अशांत होता है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वो लिख ही नहीं सकता। आपको आपका मोटिवेशन है ना आपके खून में होना चाहिए, ताकि रहे भी और वो कायम भी रहे और वो एग्जाम में अपने को बेनिफिट भी दे। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, सारी चीज़ करेंगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे, पर इट्स यू जिसको आपको करना है। हम तो सारी चीज़ कराएंगे, आपको टेस्ट दिलाएंगे, आपको फोर्स करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, लिखवाएंगे, है ना, छुट्टी मारोगे तो बाद में लिखवाएंगे, पीछे तो नहीं हट रहे हम। मतलब आपको लिख के देना पड़ेगा कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा। अगर आपके मन में सिविल जज का सपना है तब तक आपको अधिकार नहीं है ये बोलने का कि सर हाथ दुख रहे, सर मम्मी की याद आ रही है ना, सर राइटिंग तो मेरी नहीं हो पाएगी, सर बचपन में ही सर बोल दिया था कि डॉक्टर बनूंगा, तो राइटिंग तो शुरू से। राइटिंग सुंदर का नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, मैं भी चाहूँ कि गोरा हो जाऊँ, संभव है क्या? पर कम से कम हम स्मार्ट तो हो सकते हैं, रहन सहन को बेहतर तो कर सकते हैं, है ना। किसी कोई व्यक्ति हमसे मिले तो उसको कम से कम दुखी तो नहीं हो कि किससे मिल लिया यार, है ना। तो अपनी कॉपी ऐसी तो बना सकते हैं ना कि सुंदर हो। मैं आपको बताऊंगा इसके भी तरीके की, किस तरीके से अपनी राइटिंग को आप काम कर सकते हो ना। सुंदर बनाने पे नहीं, बेहतर बनाने पे। सुंदर नहीं करना है, बेहतर करना है जीवन में, जो भी करना है। क्लियर है? पहला टॉपिक क्या है अपना? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कितने लोगों ने पढ़ लिया है?